हाँ, देखिए स्टूडेंट्स, आज हम इकोसिस्टम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि पर्यावरण भूगोल विषय का चैप्टर है। और ये बीए तृतीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में हम पढ़ते हैं। तो इकोसिस्टम के बारे में हमने पूर्व की क्लास में इसके बारे में हमने जाना था। इकोसिस्टम क्या होता है, किस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो कार्य करता है। अब हम कुछ प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र हमारे जो पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं वो प्रमुख रूप से कौन से हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हमारी संपूर्ण पृथ्वी जो है वो भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है, और इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ही विस्तृत रूप में भी हो सकता है या छोटे रूप में भी हो सकता है। तो इसमें हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र कुछ प्रमुख जो पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। इसके घटकों के बारे में हमने चर्चा की थी। और तो अभी जैसे देखते हैं वन पारिस्थितिकी तंत्र। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे एक वन होता है, पृथ्वी का लगभग 31% जो स्थल भाग है, लगभग 4 बिलियन हेक्टेयर पर वन पाए जाते हैं। और ये भारत में संपूर्ण भूभाग के 21.54% भाग पर वन आच्छादित हैं। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक अवयवों में वायुमंडल में विद्यमान अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ प्रमुख है। तो इसमें जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं या बहुत सारे प्रकार की घासें पाई जाती है, बहुत सारे प्रकार की लताएं पाई जाती है, ये अपने आप में एक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इस प्रकार से जो वन पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें भी जैसे भौतिक घटक हैं, जैसे जलवायु है, मृदा है, और जैविक घटक हैं जैसे वनस्पति है, पेड़ पौधे वगैरह हैं। तो इनका परस्पर संबंध होता है। तो इस प्रकार ये पारिस्थितिकी तंत्र अपने आप में एक पूर्ण होता है, जो क्रियाशील रहता है परस्पर आपसी संबंधों के द्वारा। उसके पश्चात घास का मैदान एक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें भी जैविक घटक और अजैविक घटक दो प्रकार के होते हैं। अजैविक घटकों में मृदा, वायुमंडल, पोषक पदार्थ, और इसमें जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि की गणना कर सकते हैं। और जैविक घटकों में बहुत सारे प्रकार के, सबसे पहले हम उत्पादक जो घास होती है उसको मानते हैं। इसमें बहुत सारे प्रकार की जातियाँ होती है, जैसे सिनोडोम है, डेस्मोडियम है, डेजिटेरियो है, और डेस्टाइलोटेनियम है, सेटारिया है। ये बहुत सारे प्रकार की घास है। उसके बाद में बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु होते हैं, जैसे गाय, भैंस, हिरण, चूहे इत्यादि। तो ये भी एक पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। मरुभूमि पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है, जिसमें मरुस्थलीय मृदा होती है, मरुस्थलीय जीव जंतु होते हैं, मरुस्थलीय वनस्पतियाँ पाई जाती है। ये भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है। इसी प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। इनको बड़े रूप से हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा कृत्रिम या मानवकृत पारिस्थितिकी तंत्र। तो प्राकृतिक जो होता है वो स्वतः प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ होता है, और जो दूसरा होता है उसको मनुष्य बनाता है। जैसे कोई मछली पालन कर सकते हैं कि तालाब में, या कोई जलाशय में मछली पालन करना कृत्रिम ढंग से, या फिर कोई अन्य प्रकार का भी हो सकता है जिसमें मनुष्य जैसे बांध बनाता है, तो उसी में विविध प्रकार की जो मछलियाँ पनपती है। और तो यानी ये, या मनुष्य खेती करता है जैसे, तो विविध प्रकार की कृषि उपजें पैदा करता है। और ये एक प्रकार से कृत्रिम या मानवकृत पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। अब देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता।
तो उत्पादकता क्या होती है? किसी भी सिस्टम को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा जो है वो किसी भी सिस्टम के चलने के लिए नितांत आवश्यक होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो संपूर्ण ऊर्जा जो है जिससे कि पूरा तंत्र परिचालित होता है, उससे उसके लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो सूर्य से प्राप्त होती है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन का मुख्य जो ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य होता है और सूर्य से ऊर्जा प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा और खनिज लवण, जल इत्यादि के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं और अपना विकास करते हैं तब इनमें सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो संचित हो जाती है। इसके पश्चात इनको प्राथमिक उपभोक्ता जो हैं, जैसे हरे पौधे खाने वाले जो जीव जंतु होते हैं, शाकाहारी जीव जंतु होते हैं, वो इन हरे पौधों को खाते हैं, घास को खाते हैं, जिससे यह ऊर्जा उनमें स्थानांतरित हो जाती है। और एक स्तर से दूसरे स्तर में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो इसका लगभग 90% भाग जो है वो वेस्ट में ही चला जाता है। इसमें मतलब इसका वेस्टेज होता है एक तरीके से। जैसे शाकाहारियों ने हरे पौधों को खाया, उसके पश्चात में उनकी श्वसन क्रिया होती है, उसमें ऊर्जा का क्षय होता रहता है इस प्रकार से। तो 90% ऊर्जा जो है वो वेस्ट हो जाती है, 10% ऊर्जा बचती है जो कि शाकाहारियों में संचित हो जाती है। फिर शाकाहारियों को मांसाहारी जो जीव है वो खाते हैं। इसी प्रकार उनमें भी एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर 90% ऊर्जा खर्च हो जाती है और 10% उनमें संचित रहती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो स्तर है उसको ऊर्जा प्राप्त होती रहती है और इस दौरान ऊर्जा का अपव्यय भी होता रहता है। और फिर सर्वोच्च स्तर पर जैसे मांसाहारी हैं, द्वितीयक उपभोक्ता हैं या जो भी हैं, उनको अंततः जो अपघटक होते हैं वो अपघटित कर देते हैं और ये ऊर्जा पुनः मिट्टी में मिल जाती है, मृदा में शामिल हो जाती है और फिर इनको हरे पौधे पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। यही पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता होती है। अब उत्पादकता में हम कुछ चीज़ों की गणना करते हैं, सकल उत्पादकता और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, इनको हम देखते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता से अभिप्राय पोषण स्तर में एक में स्वपोषित पादपों द्वारा ऊर्जा का उपभोग करके पोषण प्राप्त करना, अर्थात सौर ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण विधि से पदार्थों में वृद्धि करना। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में स्वपोषित हरी पौधे, हरी पत्ती वाले पादपों द्वारा प्रति समय इकाई में स्थिरीकृत ऊर्जा जैविक पदार्थों की कुल मात्रा की पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता कहते हैं। यह उत्पादकता दो कारकों पर निर्भर करती है। पोषण स्तर में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादकों के लिए सौर्य ऊर्जा की मात्रा की सुलभता तथा स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक पौधों की सौर्यिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता तथा सामर्थ्य। तो इस प्रकार से ये कई प्रकार के ओडम महोदय ने अपनी पुस्तक में निम्नलिखित 4 रूपों में वर्णित किया इसको: सकल प्राथमिक उत्पादकता या ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, सामुदायिक उत्पादकता और गौण उत्पादकता। तो सकल प्राथमिक उत्पादकता का मतलब हुआ कि पोषण स्तर 1 में स्वपोषित पौधों द्वारा रासायनिक ऊर्जा की सकल उत्पादित मात्रा से है। पोषण स्तर 1 में संचित या स्थिरीकृत ऊर्जा या जैविक पदार्थों की मात्रा को शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। इस प्रकार प्राथमिक उत्पादक द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा को सकल प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं, जिसमें पोषण स्तर 1 में श्वसन के दौरान उपभोग होने पर शेष बची कुल ऊर्जा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को ग्राम मीटर स्क्वायर दिन में मापते हैं। सामुदायिक उत्पादकता को जैविक पदार्थों के संचित करने की दर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस स्तर से भिन्न उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा संचय दर को गौण या द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। यानी सकल प्राथमिक उत्पादकता वो हुई जिसमें कि जो प्राथमिक उत्पादक जो हैं, हरे पौधे जो हैं, वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सूर्य की जितनी ऊर्जा को संचित करके स्वयं का विकास करते हैं, वो सकल उत्पादकता हुई। इसके पश्चात में स्तर 2 में शाकाहारी जीव इनको हरे पौधों को खाने के पश्चात इनमें जो ऊर्जा संचित होती है उसको शुद्ध उत्पादकता
कहते हैं, क्योंकि शेष रही जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा श्वसन क्रिया में इत्यादि में नष्ट हो जाती है, उस ऊर्जा को इसे अलग कर देते हैं। तो इस प्रकार से शुद्ध उत्पादकता के रूप में जो उनके अंदर जो द्वितीय स्तर की शुद्ध उत्पादकता होती है ये, और इसके पश्चात उच्च स्तर में और ऊर्जा का ह्रास होता रहता है। तो इनमें जो परस्पर सभी में जो ऊर्जा विभाजित होती है उसको सामुदायिक उत्पादकता के रूप में हम पुकारते हैं। तो इस प्रकार ये उत्पादकता के कई प्रकार होते हैं। अब पारिस्थितिकी की जो उत्पादकता है उसको हम ग्राम मीटर स्क्वायर प्रतिदिन या प्रतिवर्ष इस प्रकार से नापते हैं, मापन का ये आधार होता है। तो इसमें हम देखते हैं कुछ अधिक उत्पादकता वाले क्षेत्र होते हैं, कुछ कम उत्पादकता वाले क्षेत्र होते हैं, जिसमें जैसे उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता प्रदेश जो हैं, इसमें छिछले जलीय क्षेत्रों, उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों, जलोढ़ मैदानी तथा गहन कृषि या इंटेंसिव फार्मिंग क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। मध्यम पारिस्थितिकीय उत्पादकता प्रदेश, इसमें घास क्षेत्रों, छिछली झीलों तथा विस्तृत कृषि या एक्सटेंसिव फार्मिंग के क्षेत्रों को समाहित किया जाता है। और निम्न पारिस्थितिकी उत्पादकता प्रदेश में जैसे मरुस्थलीय प्रदेश है, जैसे आर्कटिक प्रदेश है, या महासागरीय प्रदेश भी हो सकता है, गहन सागरीय क्षेत्रों को सम्मिलित किया जा सकता है इसमें। तो ये विविध प्रकार की उत्पादकता वाले क्षेत्र हैं, यानी कहीं उत्पादकता कम होती है, कहीं अधिक होती है, तो उसके हिसाब से कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसे उष्णकटिबंधीय जो वन है वहाँ बहुत ही उच्च उत्पादकता होती है, क्योंकि प्रकाश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है और अधिक वर्षा के कारण जल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों की प्रोडक्टिविटी काफ़ी अधिक होती है, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ की प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम होती है। तो आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।